Hello guys, in this video I am going to show you my cost answer sheet कि मैंने अपने रीडिंग टाइम जो है वो कैसे इन्वेस्ट किया था, क्या किया था मैंने अपने रीडिंग टाइम में, कैसे मैंने अपना सीक्वेंस डिसाइड किया, कैसे मैंने एक्चुअली में पेपर को सॉल्व किया, पेपर का लेवल क्या था, कौन से क्वेश्चंस कैसे आए थे, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पेपर का प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे करते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है या नहीं होती है तो कैसे होती है, सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़ीमार, आपका दोस्त। ऑल इंडिया रैंक 5 सीए इंटरमीडिएट, ऑल इंडिया रैंक 32 सीए फाउंडेशन। इस चैनल पे आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपको एक टॉपर या तो रैंकर कभी नहीं बताता। आप भले वो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हो, भले वो सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड हो, भले वो आर्टिकलशिप के बारे में हो या तो फिर सीए फाइनल के बारे में हो, तो मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने ये सारी चीजें जो है वो क्लियर की थी या मैं कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी थोड़ा सा पीछे जाके आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको मेरी एक्टिंग की स्किल्स भी दिख जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, सो दिस इज द कॉस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आया था हमारा नवंबर 20 के लिए। सो इन कॉस्ट मतलब मुझे शुरू से बहुत डर लगता था कॉस्टिंग में, क्योंकि इन वी एस आई व्हेन वी हैड आवर मॉक टेस्ट सीरीज, तो उसमें मुझे कॉस्ट में बहुत कम मार्क्स आते थे। मतलब कॉस्ट ही जो था वो मेरा सबसे वीक था टैक्स के बाद। तो मतलब आई नेवर स्कोर्ड मोर देन 85 इन कॉस्ट अकाउंटिंग इन माय वीएसआई टेस्ट सीरीज। और तब मेरा जो पेपर था वो पूरा भी नहीं होता था, मतलब आई डिडंट कंप्लीट इट इन टाइम। तो मतलब मुझे बहुत डर लगता था, मतलब थोड़ा बहुत डर लगता था कौशिक की पेपर। मतलब मेरा सिर्फ एक, मतलब आते सब कुछ था लेकिन बस एक एम होता था कि क्वेश्चन को है, मतलब पेपर को है तो वो जल्दी कंप्लीट करना है। और ये लक कह लो या कुछ भी कह लो, नवंबर 20 पेपर वाज नॉट दैट मच लेंदी। पेपर थोड़ा, मतलब पेपर इजी था, क्वेश्चंस जो थे वो छोटे थे, तो इससे जो है मुझे मतलब कंप्लीट करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ट्रिकी भी थे, तो इसकी वजह से मेरे मार्क्स भी कटे। सो लेट्स सी कि मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग टाइम के साथ। सो रीडिंग टाइम में मैंने ये इंश्योर किया था, आई जस्ट इंश्योर्ड इन द रीडिंग टाइम दैट आई शुड रीड द होल पेपर। लाइक कम से कम मैं पूरा पेपर तो पढ़ ही लूँ एक बार अच्छे से। और ये पेपर इस बार जो कॉस्ट का था वो पेपर, दिस पेपर वाज क्वाइट like it was not a lengthy one. So I was able to read the whole question paper in 15 minutes। और उसमें मैंने मतलब मार्क कर लिया था अच्छे से कि मुझे कौन सा क्वेश्चन जो है वो एकदम अच्छे से आता है, और कौन सा क्वेश्चन सबसे छोटा है। मतलब कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले मैंने वो सीक्वेंस लिया जो मुझे सबसे छोटा लगा, और जो मुझे आता था वो लगा मैंने, तो वो मैंने उठाया सबसे पहले। और जो मुझे बहुत ट्रिकी लगा उनको मैंने लास्ट में रख दिया। सो दिस इज माय कॉस्ट आंसर शीट। As you can see, I have used one additional sheets apart from the main answer book, and I have attempted 1 to 5 क्योंकि 6 तो वैसे ही थियरी था। थियरी का इसमें मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। लाइक इन दिस क्वेश्चन पेपर दे हैव आस्क्ड 8 marks theory questions apart from the question number 6, like maybe in 4 or 5 or 3 or 5 there were 4 marks each theory question which I have never read in costing. So I was a bit afraid, like 8 marks questions I had, मतलब मेरे पास कोई उसका जवाब ही नहीं था, कि मतलब मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था थियरी में, तो 8 मार्क का क्वेश्चन मेरे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस ही था। तो आप कह सकते हो 92 में से 90, लेकिन फिर भी मुझे थियरी क्वेश्चंस में मैंने जो भी मतलब जो भी मैंने गैस करके जो भी मतलब मैंने लिखा उसमें मुझे थोड़े बहुत मार्क्स मिल गए। तो लेट्स सी कि वो क्वेश्चंस क्या थे और मैंने उसमें कैसे क्या लिखा। आपको भी थोड़ी सी ट्रिक मिल जाएगी कैसे भी आप, अगर आप थियरी नहीं करते हो, इफ यू डोंट रीड द थियरी पोर्शन ऑफ कॉस्टिंग, देन हाउ यू कैन सॉल्व द थियरी क्वेश्चंस इफ इट कम्स इन द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, cause the last question number 6 is always theory. So let's start with this. First of all, I did question number 2A because I thought question number 1D was quite confusing for me. I guess it's 1D which was quite confusing for me. So I started with question number 2. Yes, this D1. मेरे ख्याल से तो ये जो फर्स्ट डी का क्वेश्चन है वो किसी को नहीं आया होगा, लाइक नो वन वुड बी एबल टू सॉल्व इट। एंड मतलब आप पढ़ोगे तो आपको ही पता चलेगा ये बहुत मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मतलब आउट ऑफ, मतलब ऑब्वियसली बुक में तो है ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन। इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और पता नहीं वो दिमाग मैंने जितना लगाया, मेरे से जितना लग सकता था उतना मैंने लगाया, फिर भी पता नहीं कितने मार्क्स आए देखूंगा मैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द 2A। ये मुझे थोड़ा इजी लगा देखने में, बाकी मार्क्स तो इसमें मुझे कम ही आए, लेकिन देखने में इजी लगा। इसमें ना इसमें आपको है ना कॉस्ट के पेपर में आप एक चीज ध्यान दे लेना, दैट यू शुड ऑलवेज
mark those important words in the paper. Like here in the question, it's direct material cost in super pen was twice as much of direct material in normal pen. Now here it's not given that the direct material cost in super pen per unit what is not given. So we can interpret it as like the total direct material cost in superman was twice of total direct material cost of normal man. तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, मतलब आपको ये सारी चीजें जो मार्क करके रखनी पड़ेगी, कहाँ पे पर यूनिट दिया है, कहाँ पे पर आर दिया है, कहाँ पे पर मंथ दिया है। ये जैसे कि ये दिया है कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2019। अगर हम ये ईयर एंडेड में अंडरलाइन नहीं लगाएंगे, इफ यू डोंट अंडरलाइन दिस ईयर एंडेड 30th September 2019, then we would think that this data is of month September 2019, एंड ऐसा नहीं है, ये पूरा ईयर का डेटा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको कॉस्ट में, मतलब ये कॉस्टिंग के पेपर में जो ध्यान देने वाली चीजें होती है, क्योंकि अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें मिस कर दी ना और आपने वो डेटा को गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो आपके मार्क्स बहुत जाने, मतलब कटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दिस वाज ऑफ 10 मार्क्स। इसमें हमसे बेसिकली क्या पूछा था, हमको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है सुपर पेन के बारे में, और उसमें हमको कॉस्ट पर यूनिट दिखाना है, टोटल कॉस्ट दिखाना है, मतलब नॉर्मल कॉस्ट शीट जो होती है एक साइड पर यूनिट कॉस्ट और एक साइड टोटल कॉस्ट, और फिर उसमें प्रॉफिट पर यूनिट और टोटल प्रॉफिट। जब टोटल कॉस्ट आ गया और हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30 पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट आई हैड डन इन दिस क्वेश्चन। पहले तो देख लेते, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ मेनी मार्क्स आई हैव गॉट इन दिस क्वेश्चन। 5 मार्क्स, यस। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि ये क्वेश्चन मुझे देखने में इजी लग रहा था, लेकिन मैंने पता नहीं इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है। जैसे यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट इज आई गेस राइट, इसलिए आई हैव गॉट 1 मार्क्स, एंड द सेकंड पार्ट प्रोडक्शन ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर राइट। Okay, so here you can see there is no tick mark in the direct material, so maybe I have done a little bit like I have done a mistake in calculating direct material. So let's see what, like you have to see in the answer sheet, in the suggested answers released by the ICA, like what will be here. I guess the direct material was not correct, and I remember this question I was discussing with Rohan, one of my friend who has got a all India rank 27. I was discussing it after the exams, just after the costing exam, and we both were discussing about the topic that direct material, ours both direct material was wrong. So I got it here that direct material is wrong here, and you can see the presentation is like quite the ICA मॉड्यूल 1, मतलब जो हम ICA मॉड्यूल में देखते हैं वही वही प्रेजेंटेशन है ये। तो ये मेरा गलत हो गया, ये सही था, इसकी वजह से मुझे 1 मार्क मिले। दिस वाज राइट, दैट्स व्हाई आई गॉट 1 मार्क, दिस वाज राइट 1 मार्क, एंड ये भी मेरा गलत था। क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये तो गलत आना ही था, क्योंकि अगर मेरा ये वाला गलत है तो इसी से मैंने क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकाले, तो ये भी गलत आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे 0 दिए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रॉन्ग, लेकिन सेलिंग कॉस्ट जो है वो सही थी, इसलिए मुझे 1 मार्क मिला है। उसमें फिर प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ गलत हो ही गया होगा ऑब्वियसली। सेल्स मेरी सही थी, लेकिन उसके कोई मार्क्स नहीं मिले। और स्टेप वो डायरेक्ट वेजेस मैंने सही निकाला था, उसके मुझे 1 मार्क मिले, मतलब वर्किंग नोट्स के लिए मार्क्स मिलते हैं। यू कैन सी दैट वी गेट मार्क्स फॉर वर्किंग नोट्स इवन, सो यू हैव टू राइट वर्किंग नोट्स। ये डायरेक्ट मटेरियल मेरा गलत है, इसलिए डायरेक्ट मटेरियल कोई मार्क्स नहीं मुझे मिले। और ये पता नहीं क्या था ये, तो ये इसलिए मुझे 5 मार्क्स मिले। सो यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग डायरेक्ट मटेरियल्स, my 5 marks have been deducted. Why? How 5 marks? 1 marks for direct material, maybe 1 mark for prime cost, maybe 1 marks for production cost, maybe 1 mark for total cost, and 1 mark for profit, maybe. So that's how my 5 marks have been deducted. So you can see that the one little mistake can deduct your 5 marks, and 5 marks in intermediate exams, you cannot believe how much they cost. मैं बता नहीं सकता, अगर ये 5 मार्क्स आ जाते तो I would be all India rank 3. So मतलब मैं दो मार्क ही दूर था, मतलब ऑल इंडिया रैंक 3 से। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ मिसिंग दैट 1 पॉइंट इन क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और कॉस्टिंग के तो बहुत ज्यादा ध्यान से, कि कौन सा डेटा कब का दिया हुआ है वो आपको ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। लेट्स क्वेश्चन नंबर 2B, ये इसमें मुझे 4 मार्क मिले हैं। ये कितने मार्क है भाई? Let's see how many marks it is. Question number 2B, and here it is, 10 marks question paper, question number, and we have what we have to calculate. We have to prepare a statement showing distribution of overheads among the production and service department. Done. Calculate recovery rate per hour of each department, ठीक है, and find out total cost of product A. So this is basically a overhead question, I guess, जहाँ तक मुझे याद है। let's see how many. So statement showing distribution of overheads, just like a presentation, just like as given in ICA module. Particulars gave basis, PQR, and total, like all that.
So this is completely right. So I have got 4 marks in this. Like they check, you can see they check all of these lines, like all of these lines and the total also. So I've got 4 marks in this. In the second one, in this one, I've got 3 marks. Like we have to calculate the recovery rate. Okay, so for this working, I've got 3 marks, and for this working, I got 2 marks. And for this, just for calculating the total cost of product A, I've got 1 mark. So total I've got 10 marks, and total for question number 2, I've got 15 marks. 5 marks in part A and 5 marks in part B. 10 marks in part B. So ये आप मतलब आपको एक ये उससे आपको मार्किंग पैटर्न पता चल सकता है कि ऐसे जो है मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। पार्ट ए के लिए आपको 4 मार्क्स देखे आपने, तो ये जो इतना भी करोगे आपके लिए, इसको ये 4 मार्क का है आपके लिए, तो आपको उसके हिसाब से उस टाइम के हिसाब से आपको जजमेंट अपनी लेनी पड़ेगी। ये तो छोटा सा पार्ट था, इसलिए इन्होंने इसके 1 मार्क रखे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ही थी सिर्फ, उसमें और कुछ करना नहीं था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव सिलेक्टेड इज क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 में मुझे भी कुछ होगा या तो मुझे बड़ा लग रहा होगा, दैट्स व्हाई आई वुड हैव सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर, या ये थोड़ा मतलब अब ऑब्वियसली ये ऐसे क्वेश्चन तो वो नए नए देते हैं, तो इसमें थोड़ा दिमाग लाना पड़ता है, मतलब फॉर्मूला याद करना पड़ता है, वी हैव टू रिवाइंड द आवर माइंड टू द फॉर्मूला, सो दैट्स व्हाई इट वुड कंज्यूम टाइम, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 4 नॉट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 10 प्रोसेस अकाउंटिंग का, प्रोसेस कॉस्टिंग का है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। वी हैव टू लाइक नॉर्मल क्वेश्चन जो आता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, प्रोसेस एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट, एंड ये सब हमको प्रिपेयर करना, मतलब 5 अकाउंट हमको प्रिपेयर करने हैं देखा जाए तो। अब देखते हैं हाउ, लेट्स सी हाउ दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द मार्क्स ओवर दिस वन। For the statement of equivalent production, they have given 1 mark. Okay, you can see the presentation is just like ICI, the one that ICI does. And कहीं कहीं पे मैंने थोड़े शॉर्टकट्स भी यूज किए हैं, मतलब शॉर्टकट्स इन द सेंस शॉर्ट फॉर्म्स भी कहीं कहीं यूज किए, इसमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने आई हैव डन इट, लाइक ओपनिंग WIP, लाइक इट्स ऑब्वियसली इट्स ओके टू यूज शॉर्टकट्स, बट ज्यादा नहीं, ठीक ठीक। अब जैसे आप इक्विवेलेंट में EQ लिख दो, ऐसा नहीं, मतलब ठीक है, अब जितना नॉर्मल जो नॉर्मलाइज होता है उतना आप कर सकते हो। The second, the statement of cost per equivalent unit निकालने के लिए I have got 3 marks, cost per unit, for calculating cost per unit I have got 3 marks। ये देखो टोटल आप कैलकुलेट नहीं करते तो भी चलता है, क्योंकि टोटल के कोई मार्क्स नहीं है, you can see that। थर्ड इज प्रोसेस 1 अकाउंट के लिए 4 मार्क्स विच इज अनबिलीवेबल, लाइक मेरे को लगता है कि यहाँ पे इन्होंने 3 टिक किया ना, एक तो ये 2 देखा होगा और एक ये देखा होगा, और यहाँ पे भी एक टिक है जो मेरे से रह गया था, तो शायद उसका 1 मार्क होगा। सो टोटल 4 मार्क्स फॉर दिस and 1 marks for this, 1 marks for normal loss account and 1 marks for abnormal loss account, इसमें ये दोनों इन्होंने चेक किया। So you can see I have got 10 marks, 10 out of 10 in fourth part A, and you can see the marking pattern distribution. You will get the sheet in the description link, get the sheet in the description link, so you can get from there। अब आते हैं फोर्थ बी पे। फोर्थ बी पे क्या है, ये लेबर वाला है क्या? लेट्स सी, दिस इज फोर्थ बी एंड दिस इज लेबर वन। मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन शायद बुक में भी दिया हुआ है उन्होंने, शायद कुछ कुछ क्वेश्चन तो बुक से उठा के दे देते हैं, वैसे कुछ कुछ चेंज कर देते हैं, डेटा वेटा या कोई एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया वो दे देते हैं। हमको क्या करना है, कैलकुलेट ऑर्डिनरी वेज रेट ऑफ RNS एंड एलोकेट द वर्कर्स कॉस्ट टू ईच जॉब वाया ABC। ओके, सो दिस वी हैव टू डू। 10 मार्क का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 5-5 मार्क होगा, या तो फिर 4-6-4 होगा, शायद ऐसा ही कुछ होगा। लेट्स सी। सो दिस इज ऑर्डिनरी वेज रेट, इतनी जल्दी आ गई। ओके, सो इसके लिए 2 मार्क है, सही निकाली उसके लिए 2 मार्क। वर्किंग नोट बनाया, देखो वर्किंग नोट के मार्क्स है, यू कैन सी दैट देयर आर मार्क्स फॉर वर्किंग नोट टू, सो यू हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स, लेकिन इतना बड़ा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया सिंपल सीधा सा बना दो दिखाने के लिए। सो यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव गॉट 3 मार्क्स, इन द सेकंड पार्ट आई हैव गॉट 3 मार्क्स, total 6 marks. No, I'm doing some mistake. This fourth B is of 6 marks only. Okay, so 3. Okay. I was just thinking like 6 mark kaise. So 3 marks for this, 1 2 3. So this is 3 marks, so total 6 marks. And question number 4C would be of 4 mark, and obviously it's a theory question, I guess. Yes, इट्स अ थियरी क्वेश्चन। सो लेट्स सी कि मैंने थियरी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैंने थियरी क्वेश्चन, थियरी ऑब्वियसली मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था, मैं थियरी आई हैवंट रेड द थियरी पोर्शन ऑफ कॉस्टिंग। सो अब ये इसमें देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज डिस्कस एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग इन रिलेशन टू अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर्स।
Looking at the question, how I interpreted the question is, we have to write the objectives of timekeeping. Timekeeping means what in relation to attendance in payroll procedures. Like suppose we have employees and they are attending and salary procedures going on, and we are keeping time of them. Time in the sense, like what I have interpreted is, we are marking down the duration for which they have worked, for the timings they have like for the timings they have worked. So basically we have to write 4 objectives of this. So ये वैसे तो इजी क्वेश्चन था कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखने थे कि भाई हम टाइम क्यों नोट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का। तो ऑब्वियसली ये सब पता करने के लिए उन्होंने कितने घंटे काम किए, ये सब। अब ये आप इफ यू सी इन द दिस क्वेश्चन इन द बुक, द क्वेश्चन द आंसर इज ऑफ 1 line, like the 4 points are there and one line each point. But since I didn't had any clue about any answer, so I preferred writing in a paragraph manner, so that it's look like that I know the answer, and I have written so much big answer. And the quantity, like I was basically focusing on quantity because I didn't had any accuracy on the quality. So this is, I have written, the main objective of timekeeping is to keep a check on the time of the employee. So this is a standard point, like which you would come to your mind when writing this type of answer. So this is the first point. Like I have just bluffed this answer, and by God's grace I have got 2 marks in this answer. Obviously it wasn't expected. If I have written one line for each my point, then probably I would have got 4 marks. But by God's grace I got 2 marks. That's enough for a question you don't know anything. So 2 marks for this, and total 18 marks. 2 marks here they've cut. You can read this answer. I have just bluffed everything I could think of at that time. Now the question number 5th, question number 4. After question number 4, we have done question number 5th. Question number 5th is like a quite easy one. छोटा भी बोल सकते हैं इसको, छोटा क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग वो सब जो भी है ये पहले भी आपने किया होगा शायद। वैसे इसमें एक बहुत लोगों ने गलती कर दी होगी, ये 900 करोड़ जो था, इसको अपन को उसका कैपिटल जो था, कैपिटल कॉस्ट भी इसमें कंसिडर करनी थी, विच many of the स्टूडेंट्स में नॉट हैव डन इट, इसलिए शायद इनका गलत हो सकता है। बाकी इसमें और कोई दिक्कत तो है नहीं इस क्वेश्चन में। हमको बस व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर एंड टोल रेट पर व्हीकल, एंड दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। सो लेट्स सी. This is the basic thing, like the basic presentation which I said, that calculation of total cost, particulars, and all the things, like right. 6 marks for this calculation of total cost for the first part, and 2 marks for the cost per kilometer, like 8 marks, basically 8 marks for the first part, and 2 marks for the toll rate. And for the working notes, you can also see, like working notes maybe they have given in these marks itself. अलग से कोई वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं दिए इस क्वेश्चन में तो, लेकिन शायद वो उन्होंने ऊपर कंसिडर कर लिया होगा, इसलिए 2 मार्क्स फॉर दिस एंड टोटल 10 मार्क्स, 8 मार्क्स फॉर फर्स्ट पार्ट, 2 मार्क्स फॉर द सेकंड पार्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B अगर हम देखें, so this is basically ABC, like cost driver, activity based costing, yes, ABC. So this is a 6 marks question and maybe it's an easy one, क्योंकि हमको सिर्फ कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने है, इसको डिवाइड करके ऐसा कुछ होता था, वो ऐसे करते थे अपन, और कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC, ये तो हो जाएगा, इजी है ये वाला तो, 6 मार्क में दिया, देख लो आप। तो ये ऐसे इजी क्वेश्चन देते हैं, बस इसमें आपको स्पीड जो है वो मेंटेन करनी है। लाइक इन दिस सबसे पहले मैंने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाली, उसके सिर्फ 1 मार्क है, मतलब पहला पार्ट था उसके सिर्फ 1 मार्क है, और बाकी का देखते मेरा सही हुआ था कि नहीं। ये कितने मार्क्स है ये टोटल, हाँ 6 मार्क्स है। सो टोटल तो इसमें क्या किया इन्होंने, कॉस्ट ड्राइवर के 1 मार्क है, टोटल कॉस्ट निकाली अपन ने, मटीरियल के 1 मार्क, डायरेक्ट लेबर के 1 मार्क, और कॉस्ट पर यूनिट के 1 मार्क, ठीक है। फिर है कैलकुलेशन, वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स, ये आपको दिखाना था, इसके 2 मार्क थे, ठीक है, ये तीनों मेरे राइट थे, इसके 2 मार्क दिए इन्होंने, तो टोटल इन्होंने 6 मार्क्स, आई हैव गॉट 6 मार्क्स इन 5B। लेट्स सी, दिस क्वेश्चन आल्सो वाज ऑफ थियोरी, एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड एट सीइंग 2 थियोरी क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क इन द obviously mandatory one. So describe the various levels of activities under ABC methodology. ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, मतलब इसमें लेवल्स बताने थे, जो पर्टिकुलर लेवल होंगे वही हम बता सकते हैं, और वो भी ABC मेथोडोलॉजी के लेवल्स, मतलब मेरे दिमाग से तो मतलब कहीं पढ़ा ही नहीं, ऑब्वियसली मैंने थियरी तो कभी पढ़ी नहीं थी मैंने कॉस्टिंग की, तो अब इसमें करे तो करे क्या। अब लेवल्स मुझे जो भी समझ में आया ना, मेरे को पता नहीं अपने दिमाग में कुछ है ना, लेवल्स अपने आप याद आने लगे कि मैंने कहीं पे पढ़े होंगे,
अब पता नहीं, मैंने प्रैक्टिकल में पढ़े थे, प्रैक्टिकल किसी क्वेश्चन पढ़े थे, पता नहीं कहाँ पढ़े थे, लेकिन मेरे को कुछ लेवल्स याद आने लगे कि मैंने ऐसे कुछ लेवल्स पढ़े थे, तो मैं उनको ऐसे लिखता गया और उनके बारे में कुछ कुछ लिखता गया। 4 मार्क का क्वेश्चन था, मेरे को 4 तो लिखने थे, 5वां मुझे याद आ गया तो मैंने 5वां भी लिख दिया। सो आई हैव रिटन यूनिट लेवल एक्टिविटीज, मतलब ये पता नहीं मुझे याद आ गया यूनिट लेवल होता था, शायद बैच लेवल होगा। और एक इसमें मेरा एक और राइट गया था, कौन सा था वो, ये प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज। फिर पता है मेरे को डिपार्टमेंट लेवल याद है, मैं डिपार्टमेंट में लिख दिया, जॉब लेवल याद है, जॉब लेवल लिख दिया, प्रोडक्ट लेवल याद है, प्रोडक्ट लेवल लिख दिया। एंड को इंसिडेंटली मेरे 3 पॉइंट जो है वो राइट चले गए, एक यूनिट लेवल, एक बैच लेवल, एक प्रोडक्ट लेवल। सो आई हैव गॉट 3 मार्क्स इन दिस इन द क्वेश्चन विच आई डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब आप कुछ भी करो लेकिन मार्क्स चाहिए आपको, मतलब आप है ना, जो भी आप जिस वे में आपको लॉजिकल लगता है ना, उस वे में आप उसको अटेम्प्ट करते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब अगर सही होगा तो ऑब्वियसली। तो पता नहीं मेरे को दिमाग में कहाँ से किसी ने भर दिया ये यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल। सो बिकॉज ऑफ दिस आई हैव गॉट 3 मार्क्स, और ऑब्वियसली एक और कोई एक था, पता नहीं, याद नहीं कौन सा, लेकिन वो था। तो अब देखो इसमें आप देखोगे ना, ये ऐसे आपको लग रहा होगा इसके मैंने कुछ अंदर लिखा हुआ, क्या लिखा है देखो, यूनिट लेवल एक्टिविटीज, दीज लेवल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट ऑन यूनिट्स इंडिविजुअली एंड रिजल्ट्स इन ईच यूनिट। बैच लेवल एक्टिविटीज, these level activities are carried out for individual batches as a whole। इंडिविजुअल बैचेस एज अ होल, पता नहीं कौन सी इंग्लिश है। डिपार्टमेंट लेवल एक्टिविटीज, these level activities are carried out for the department as a whole and in a particular department। मतलब कुछ भी लिख दिया मैंने, जो भी अपने दिमाग में समझ में आया। जॉब लेवल एक्टिविटीज, these level activities are understand अंडरटेकन फॉर ईच जॉब इंडिविजुअली, मतलब सेम लाइन है, बस यूनिट है तो यूनिट, बैच है तो बैच, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, जॉब है तो जॉब, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज, लेवल एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर ईच प्रोडक्ट इंडिविजुअली। और जो चेक करने वाला था उसने पढ़ा भी नहीं होगा, उसने सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर वाली हेडिंग जो है वो देखी होंगी, इसलिए मुझे 3 मार्क दे दिए 4 में से। तो आप देख सकते हो कि कैसे आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन पे आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। सो यू कैन सी कि मुझे 8 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था, जिसमें मुझे 5 मार्क मिल गए, 3 मार्क इसमें, 2 मार्क ऐसे आते हैं मार्क्स। आप पूछ रहे थे मार्क्स कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं मार्क्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो मुझे फर्स्ट से ज्यादा इजी लगा। ये फर्स्ट में वो डी वाला पार्ट तो पता नहीं, उसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता। सो आई हैव सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 3 आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जिसमें हमको ये 6 चीजें कैलकुलेट करनी है, वेरिएंस वाला है। इसमें बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि वेरिएंस को कैसे हम फॉर्मूले में कैसे इन सब चीजों को फिट करेंगे। सो लेट्स सी मैंने कैसे किया इसको। सबसे पहले तो मैंने वर्किंग नोट बनाया ये सब, फिर उसको पहले वाला जो पूछा था वो निकाला, वो राइट है, 1 मार्क। वर्किंग नोट के 2 मार्क है, हैं? पता नहीं, ये निकालने के लिए इन्होंने 2 मार्क दिए, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया है। तो वर्किंग नोट बनाओ भाई, बनाओ वर्किंग नोट। ये 2 मार्क दिए ये निकालने के लिए, सिर्फ ये 5 पर आर निकालने के लिए। 1 मार्क इसके लिए, 1 मार्क इसके लिए, 2 मार्क्स थर्ड पार्ट के लिए, 1 मार्क इसके लिए, 2 मार्क्स फिफ्थ पार्ट के लिए, और 1 मार्क इसके लिए शायद। यस, तो टोटल 10 मार्क हो गए ऐसे। तो आप देख रहे हो, मेन तो ये वर्किंग नोट जो पूछा ही नहीं था आपको, सिर्फ ये करके चला जाए, वर्किंग नोट बनाया नहीं, 2 मार्क चले गए उसके। वर्किंग नोट बनाओ, जो भी आप कर रहे हो दिखाओ उसको। 10 मार्क इसमें। प्रेजेंटेशन कुछ था नहीं इसमें तो, वैसे आप देखोगे तो। बस हाँ ये है कि आपका जो भी फाइनल आंसर निकलता है ना, उसमें मैंने बॉक्स बना दिया ताकि उसको अलग से हाईलाइट हो कि भाई ये फाइनल आंसर, बाकी इसको ये देखना हो तो देखे, नहीं देखना नहीं देखे, उसकी मर्जी है, बाकी ये फाइनल आंसर है, आप देख लो, इसको देख के मुझे मार्क्स दे दो, बस सीधी बात, नो बकवास। थर्ड बी की बात करूं मैं, थर्ड बी में ये भी 10 मार्क का, ये वाह, ये क्या है, अच्छा ये उसका होगा मटेरियल का। हाँ तो इसमें हमको बस, ये भी इजी था यार वैसे, दिखने में तो छोटा लग रहा है, पता नहीं कुछ तो ट्रिकी होगा तभी इन्होंने 10 मार्क का दिया है। बस हाउ मच द कंपनी कॉस्ट को से बाय ऑप्टिंग ईओक्यू मॉडल, लीड ऑर्डर पॉइंट अंडर ईओक्यू लीड पॉइंट इज 12 हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर। इसमें भी आपको बस फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं, ये कॉस्टिंग में मेन वही होता है, आपको जितना फॉर्मूला याद है उतना आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये ईओक्यू निकालने के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट देख लो आप, ये वर्किंग नोट के 2 मार्क दिए इन्होंने, मतलब वर्किंग नोट ही बनाया, 2 मार्क गए इसमें भी। तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, और ये भी अच्छे से देखो, मैंने अच्छे से लिखा है, एनुअल डिमांड, अदर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वो टाइम था अपने पास तो यार यूटिलाइज कर लिया अपन ने। आपको भी करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे। फिर मैंने ईओ क्यू प्रेजेंट दोनों को कंपेयर करके बताया कि दोनों में इतना टोटल कॉस्ट इसमें लगेगा, इसमें ये 1 मार्क पता नहीं किसका दिया, ये ऑर्डर नंबर का दिया होगा, पता नहीं किसका। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है वैसे कि भाई ये डायरेक्ट होल नंबर भी लिखे टीचर में लिखे, लेकिन पता नहीं। फिर आता है 3 मार्क इसके, ये दोनों सही था इसके लिए। 1 मार्क बताने के लिए कितना हम सेव करेंगे वो। फिर सेकंड पार्ट का 1 मार्क है, जिसमें मैंने रीऑर्डर पॉइंट बताया है। थर्ड पार्ट का भी 1 मार्क है, जिसमें मैंने ये बताया। अब पता नहीं मेरे 1 मार्क जो है वो काटे कहाँ काटे, मैंने शायद वर्किंग नोट नहीं बनाया होगा, या बनाया होगा तो भी इन्होंने देखा नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए मुझे 1 मार्क काट लिए। तो ये 9 मार्क आए इसमें, तो टोटल आई हैव गॉट 19 मार्क्स इन दिस।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला जाता है बहुत बड़ा आता है। कहने के लिए सिर्फ 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी ये लोग 10 मार्क वाला क्वेश्चन भी पूछ ही लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला डी था, मैं आपको तो दिखाऊंगा मैंने क्या सॉल्व किया उसमें और कितने मार्क्स आए मुझे उसमें। सो दिस इज द फर्स्ट ए, जो जो ठीक था, जिसमें ये वाला थोड़ा डाउट आ जाता है बच्चों को, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज एंड अबव, सब वो सब डाउट आ जाता है, लेकिन ठीक था ये वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट डे में 5 मार्क्स का था ये। इसमें फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए बोला था। ये थोड़ा मैंने घुचड़ मुचड़ आप देख रहे हो, मतलब यू कैन सी इट इज वेरी कम्बरसम, बट ठीक है, बट यू कैन एडजस्ट लाइक, ठीक है। सो दिस इज आई हैव गॉट 1 mark here for maybe sales, I don't know where. 1 mark here for this was correct, and the 3 marks here for these three are correct. So ये पूरा फ्लेक्सिबल बजट्स के मुझे 5 मार्क मिले, और ये भी ऑब्वियसली मुझे लाइक वी हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स। So 5 out of 5 in question number 1A. Talking about question number 1B, this is of departments, like identify the best product departments. Like this was also one of the most tricky questions after that 1D, because if you will see this question, then you have to like पता ही नहीं चलेगा आपको करना क्या है इसमें, कैसे करे कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये तो। कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स। लाइक अगर आपको बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स मिल गया, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन। बट बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स मतलब पता ही नहीं कि मतलब इसमें बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया उसमें, देखते हैं जितना था उतना तो लगा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कैलकुलेटेड टोटल आवर्स अवेलेबल फॉर डिपार्टमेंट ए, जिसके लिए मुझे 1 मार्क मिला। Then I have calculated calculation of contribution per unit direct material. We have been given variable cost. Then department A, department B. इसके लिए मुझे I have got 1 marks for contribution per unit. And then I have written like ये बता दी, ये थोड़ा like you can see it's very cumbersome because I didn't had space in writing this because I already made this one and just left guessing space for this, but it proved to be inappropriate, so I had to just adjust this here. So this is the product mix. I have highlighted it here so that at least the examiner is able to see the right answer, and here a ticket, so 2 marks for this. And calculation of total contribution, 1 mark for this contribution, total contribution for 5 marks for this. This was a very tricky question. If you will read it, then you will understand how much tricky it was, but fortunately I was able to clear it. First C, 5 marks for this too. Which question is this? A company's plan process. Okay, this one, apportionment of joint cost among product MNN and total cost of products MNN. Yeah, this is also a bit like this point was tricky. Process loss 8%. Like we haven't been given abnormal loss or normal loss. So what I did, I had driven. It is assumed that process loss is normal loss. Can you see it? Can you read it? If मतलब अगर क्वेश्चन में if anything is given and not given clearly in the question, specified clearly in the question, then you can specify it yourself. You can specify it yourself ki what you are assuming, and then you can carry forward the question, like you can solve the question accordingly. It's totally correct. So in this question I have written that it is assumed that process loss is normal loss. We can assume it otherwise too, like abnormal loss, and solve the question. Maybe that was also correct part. Alternatively, like here I have written also, alternatively process loss may be considered as abnormal loss and answer will change accordingly. So this is how you solve a question in which you are confused. Working note, 1 mark for this working note, 1 mark for this, and 3 marks for maybe this one, or for notes also 3 marks for this one. Oh, it's a cumbersome, I know, but what can I do? So after that, this is the question. Like you can see, I have got only 0.5 mark after using all my knowledge that I had in costing. Oh, sorry, not 5 marks. How many? 3.5. Oh my god, I've got 3.5 marks. How? I don't know. Like, if you will read this question, then you would understand what the question wants to say and how can we solve it. Do you want me to read it? Like, okay, so let's read it fast. Like this is the things that we had done on the contract,
And this line was very confusing. The above contract contained escalation clause which read as follows: in the event of increase in the prices of materials and rates of wages by more than 5%, the contract price would be increased accordingly by 25% of the rise in the cost of materials and wages beyond 5% in each case. What it wants to say that suppose there is a 6% increase in the material and rate of wages, then the contract price would increase by 25% of the excess of 5%. Like they here the excess of 5% is 6%. 1%, because the total is 6% minus 5%, so excess is 1%. So the contract price will increase by 25% of 1%, like 0.25%. This was the basically the thing which needed to be understood in this question. And here it is given, it was found that since the date of signing the agreement, the prices of materials and wages increased by 25%. The value of work certified does not into account the above clause. So this was the question. I don't know how I did it. You can see in this, like first of all I started doing this question in a different way, and then I started this material price at the beginning, like you can see this question I have done it, but I cannot believe that I have got 3.5 marks. That means I have a good knowledge of costing, because this tests your English ability, like how you interpret English, how well is your English, how well is your costing knowledge. And 3.5 marks out of 5 is literally good. If you do this question without seeing this answer, then tell me how many marks you would get by seeing the suggested answer. Okay, so this was all for the costing answer sheet. You will get this answer sheet in the description box. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो obviously you are a dedicated student, एंड ये सारी वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बाकी जो 1000 2000 सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के चले जाएंगे, जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ये आंसर शीट लेने आएंगे, उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। सो इफ यू हैव रीच्ड टिल लास्ट, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू हैव रीच्ड टिल लास्ट, और आपकी कोई क्वेरी हो तो बता दो। एंड ऑब्वियसली आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया तो ऑब्वियसली आपकी मर्जी है, करो नहीं करो, बट थैंक यू फॉर कमिंग दिस वे this long and माई मोटिवेशन लाइन सिर्फ इतना सा पढ़ना है और इसी में आएगा। थैंक यू, बस दुआ में याद रखना। बाय।